मैं फिर आज आपके सामने फाउंडेशन के बारे में, कल जो अपन ने फाउंडेशन का पढ़ा है दोस्तों, उसको आज फिर रिपीट कर लेते हैं। चलिए, फाउंडेशन में अपन ने पढ़ा है, फाउंडेशन मकान की फाउंडेशन हो या आवासीय बिल्डिंग की फाउंडेशन हो या वाणिज्य बिल्डिंग की, रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग, किसी की भी फाउंडेशन हो। फाउंडेशन दो तरह की होती हैं। नंबर एक, शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन यानी जिसकी गहराई कम होती है, जिसकी गहराई ज़मीन लेवल से 2 मीटर नीचे तक की फाउंडेशन, जिसमें फाउंडेशन में खुदाई में पत्थर मिल जाए जिनकी खुदाई होना संभव नहीं है, या सैंड ऐसी मजबूत मिल जाए कि उसके आगे खोदना संभव नहीं है, या सॉइल का स्ट्रक्चर इस तरह के रहे खुदाई में कि उसमें और नीचे खुदाई करना संभव नहीं है, तब इस स्थिति में जो फाउंडेशन बनाते हैं उसको शैलो फाउंडेशन कहते हैं। नंबर 2, शैलो फाउंडेशन के बाद आता है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन, यदि किसी सॉइल की स्ट्रेंथ मजबूती कम है, आपको लग रहा है जैसे नदी के किनारे की सॉइल, नाले के किनारे की मिट्टी या काली मिट्टी, ये मिट्टी हमेशा कमज़ोर होती है शियर स्ट्रेंथ में। तो इनमें जब आप खुदाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको मजबूत सतह नीचे खुदाई में मजबूत सतह नहीं मिल पाती है। अतः इनमें डीप फाउंडेशन करने का दो तरह की होती हैं, एक पाइल फाउंडेशन, दूसरी पियर फाउंडेशन। अपन मोस्टली जो फाउंडेशन यूज़ करते हैं उसको पाइल फाउंडेशन कहते हैं। मकान में भी पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीप यानी गहरी, फाउंडेशन यानी नींव। डीप फाउंडेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाइल फाउंडेशन। अब पाइल के डायमीटर कई तरह के होते हैं। जहाँ पाइल के ऊपर लोड कम आ रहा है तो उसमें पाइल 1 फुट व्यास की डायमीटर की रहती है। लेकिन बड़े बड़े आरओ भी जो आजकल हर गेट पे बन रहे हैं, हर गेट बंद हो रहे हैं, वहाँ 1200 mm की डाया की पाइल रहती है या 1600 mm पाया की डाया, जो कि वहाँ पे ज़रूरी भी। चलिए, ये हो गया बेसिक। अब पाइल के नंबर किस पे दे, चाहे मकान हो, चाहे आप आरओबी हो, जो भी होता है उसमें पाइल का नंबर मकान की या आरओबी की डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, अपने मन से नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक पाइल का। अब शुरू कर दें, एक बार रिपीट कर दें। फाउंडेशन किसको कहते हैं? फाउंडेशन बिल्डिंग का वो सबसे नीचा पार्ट है जो बिल्डिंग का समस्त लोड अपने ऊपर लेकर जमीन को स्थानांतरित कर देता है, इसको फाउंडेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों, फाउंडेशन हो गया। शैलो फाउंडेशन भी आपको बता दी, डीप फाउंडेशन ही बता दी। अब उसके बाद आते हैं, आजकल चूँकि जबलपुर या 80% एरिया अर्थक्वेक जोन कहलाता है, जहाँ पे भूकंप आ चुका है, भूकंप आने की संभावना रहती है। तो भूकंप जिस क्षेत्र में आ चुका है या संभावना हो चुकी, आने की संभावना है, उस क्षेत्र में जितनी भी बिल्डिंग बनाई जाएंगी, चाहे आवासीय हो, रेसिडेंशियल, आवासीय को रेसिडेंशियल कहते हैं, वाणिज्य हो, कमर्शियल बिल्डिंग, उसमें आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप पूछेंगे आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने देखा स्लैब आरसीसी की होती है। आरसीसी का मतलब पहले समझ लो। आरसीसी यानी जिसमें लोहा रहे, सीमेंट रहे, गिट्टी, रेता, इन सब का जो सम्मिश्रण रहता है, उसकी जो ड्राई अवस्था है उसको आरसीसी कहते हैं। लोहा, सीमेंट, रेता, इन सबको मिला के जैसे आपकी स्लैब डाली जाती है, जैसे आपकी बीम डाली जाती है, जैसी आपकी फाउंडेशन, चाहे पाइल फाउंडेशन हो, पाइल फाउंडेशन में भी लोहा इस्तेमाल होता है, सीमेंट इस्तेमाल होता है, रेत, गिट्टी इस्तेमाल होती है, तब जाके आरसीसी पाइल फाउंडेशन बनती है।
आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर अब क्या हुआ? आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर हुआ जो आरसीसी फाउंडेशन, आरसीसी प्लिंथ बीम, इसको रख लीजिएगा, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आरसीसी फाउंडेशन, आरसीसी प्लिंथ बीम, आरसीसी लिंटल बीम, आरसीसी स्लैब, आरसीसी कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलम, जो कि प्लिंथ बीम के ऊपर से उठते हैं, को आपस में कनेक्ट जिस फ्रेम से किया जाता है उसे आरसीसी फ्रेम कहते हैं। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? तो कनेक्ट करने का ये तरीका, लोहा जो है इन सब को कनेक्ट करने में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जो आपका फाउंडेशन से लोहा जा रहा है, फाउंडेशन के पास कौन सा पार्ट आया? प्लिंथ बीम, वो प्लिंथ बीम तक आएगा। प्लिंथ बीम में आया तो उसने प्लिंथ बीम को भी अच्छे से टाई अप कर लिया। प्लिंथ बीम से उठे लोहे के कॉलम, आरसीसी कॉलम में भी वो लोहा गया, तो उनमें आपस में एक बॉन्डिंग पैदा हो गई। आरसीसी कॉलम के बाद प्लिंथ बीम हो गया, आरसीसी कॉलम हो गया, उसके बाद नंबर होता आरसीसी लिंटल बीम। अब लिंटल बीम क्या है? देखिए, दरवाजे और खिड़की के ऊपर जहाँ भी अर्थक्वेक एरिया है, आजकल सब एरिया को अर्थक्वेक मान लीजिए, तो उसके ऊपर एक बीम डाली जाती है जिसकी गहराई 6 इंच कम रखी जाती है, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग में डाली जाती है। पूरी बिल्डिंग में कहाँ जितनी जगह नींव ईंटों की जुड़ाई हो चुकी है दरवाजे लेवल तक, उसके ऊपर ये बीम डाली जाती है। इसको कहते हैं आरसीसी लिंटल बीम। इसकी गहराई 6 इंच से लेके 9 इंच तक होती है, 9 इंच तक। चलिए, ये भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं उसी लोहा। उसके बाद कॉलम का लोहा लिंटल बीम से गुजरा, उसके बाद स्लैब में जाकर मिलता है। स्लैब तो आप जानते ही सॉरी, स्लैब में लोहा सरिया सब रहता है। तो ये आप देखेंगे आरसीसी फाउंडेशन, आरसीसी प्लिंथ बीम, सब तो प्लिंथ ही बीम कहिएगा, कुछ ऐसे इंग्लिश के शब्द हैं वो आपको रट गए तो हमेशा काम आए। आरसीसी फाउंडेशन यानी पाइल फाउंडेशन, आरसीसी प्लिंथ बीम, आरसीसी कॉलम, आरसीसी लिंटल बीम, जो दरवाजे के हाइट के ऊपर एक बीम ईंटों के ऊपर बनाई जाती है, ईंटों के ऊपर दौड़ती है, लिंटल बीम। आरसीसी लिंटल बीम और आरसीसी स्लैब, छत, इन सब को मिला के जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, और ये आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं लोहे की सहायता से। फिर फाउंडेशन का लोहा प्लिंथ बीम में गया, प्लिंथ बीम से उठ के लोहा कॉलम में गया, कॉलम से उठ के लिंटल बीम में गया, लिंटल बीम से स्लैब में गया, तो ये सब आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको रख लीजिएगा। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के एडवांटेज क्या है? यदि मान लीजिए इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज, इसमें क्रैक्स कम आते हैं। दूसरा सेटलमेंट यानी किसी कारण से आपकी फाउंडेशन सेटल हुई तो उसमें ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आरसीसी का ये सेटलमेंट को रोकता है। तीसरा, यदि कभी भूकंप आया तो बहुत कम नुकसान होता है आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। ये बेसिक फ़ायदे हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का ही बता दिया इतना। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अभी मैं छोटे दे रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा आपका रेलवे वर्क्स मैनुअल, वे मैनुअल, ब्रिज मैनुअल, सब के बारे में आपको नॉलेज दूंगा धीरे धीरे। धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया। अच्छा, एक चीज़ और, आरसीसी तो आप समझ गए हैं, जिसमें आरसीसी क्या है, जिसमें लोहा, सीमेंट, रेता, गिट्टी के मिश्रण जब सूखने जब वो सेट हो जाता है तो इसको आरसीसी कह सकते हैं। आरसीसी में सीमेंट दो तरह से, सीमेंट को मिक्सचर में या हैंड मिक्सिंग करते हैं, या जब किसी चीज़ का सीमेंट, रेता, गिट्टी कैसे मिलाते हैं, दो तरह से मिक्स की जाती है। एक तो हैंड मिक्सिंग, दूसरा मिक्सचर मिक्सिंग। किस तरह से मिक्स किया जाता है? कंक्रीटिंग के लिए
पहले हैंड मिक्सिंग और दूसरा आपका मशीन मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग में आप छोटे छोटे फर्मे बना लेते हैं, उसको भर के आप उसमें निशान लगा देते हैं। जैसे 1 2 4 की गिट्टी नहीं, 1 2 4 गिट्टी का मतलब क्या हो गया भाई, 1 सीमेंट 2 रेता और 4 पार्ट गिट्टी के रहेंगे। इनको मिला के फर्मे बना के फर्मे में भर के पहले 1 फर्मा सीमेंट डाला, 1 पार्ट सीमेंट हो गया, फिर 2 फर्मे रेते डाले, 2 पार्ट रेता हो गया, और 4 फर्मा गिट्टी डाली, उसको आपस में मिलाया मैं फावड़े आवड़े से, उसमें पानी 20 से 22 लीटर अपनी सुविधा अनुसार डाला। ये कहलाता है हैंड मिक्सिंग। 1 2 4 का मतलब मैंने आपको समझा दिया। 1 2 4 का मतलब क्या है, 1 भाग सीमेंट, 2 भाग रेता, 4 भाग गिट्टी। 1 1.5 3 का मतलब क्या है, इसी को फॉलो करिए। 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग रेता और 3 भाग गिट्टी। 1 1 2 का मतलब क्या है, 1 भाग सीमेंट, 1 भाग रेता, 2 भाग गिट्टी। लेकिन हैंड मिक्सिंग में 1 2 4 तक ही मिक्स सीमेंट रेता गिट्टी मिक्स किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, 1 2 हैंड मिक्सिंग यदि आप कर रहे हैं तो 1 2 4 यानी 1 सीमेंट, 2 भाग रेता और 4 भाग गिट्टी तक ही मिला के मिक्स करके पानी डाल के कंक्रीट मटेरियल तैयार किया जाता है। इसके ऊपर 1 1.5 3 1 सीमेंट, 1.5 रेता, 3 गिट्टी, या 1 1 2 1 सीमेंट, 1 रेता, 2 गिट्टी, ये हमेशा मशीन में मिक्स किए जाते हैं। जिसमें आपको मशीन में सीमेंट, रेता, गिट्टी वजन के अनुपात से डाला जाता है, और इसमें पानी भी वजन के हिसाब से डाला जाता है। तो बेसिक डिफरेंस तो पहला ये समझ लीजिए आप, मिक्सिंग के सीमेंट, रेता, गिट्टी की किस तरह होती है, 2 तरह की होती है। पहला होता है हैंड मिक्सिंग और दूसरा होता है मशीन मिक्सिंग। हैंड मिक्सिंग में मैक्सिमम लिमिट क्या है, अधिकतम सीमा 1 2 4, 1 सीमेंट, 2 रेता, 4। इससे ऊपर यदि आपको करना है तो मशीन मिक्सिंग करेंगे। हैंड मिक्सिंग हर सीमेंट वॉल्यूम बेस पे डिपेंड करती है, और मशीन मिक्सिंग वेट पे डिपेंड करती है। इसके बारे में फिर मैं आपको लेक्चर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।